श्रमण समाज के बुद्धिजीवी साथियों, आज श्रवण भारत टीवी का एक ये एपिसोड। आज का दिन 9 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूएन जनरल असेंबली ने जो है एक ये फैसला लिया 23 दिसंबर 1994 को कि 9 अगस्त का दिन पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड इंडिजिनियस लोगों के लिए मनाया जाएगा। वर्ल्ड इंडिजिनियस लोग कौन हैं, इसका एक यूएन चार्टर के अंदर अपने तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। ये कितने लोग हैं? 476 मिलियन लोग जो है ये लोग हैं, 476 मिलियन लोग, यानी 47 करोड़ जो लोग हैं वो वर्ल्ड इंडिजिनियस लोगों की गिनती में आते हैं। 47 करोड़ 60 लाख लोग, और 47 करोड़ 60 लाख लोग जो है 90 देशों के। अब ये 47 करोड़ 60 लाख लोगों की जो गिनती है वो पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के 5% लोग हैं। हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के 5% जो पीपल या लोग हैं वो इंडिजिनियस पीपल कहलवाएंगे, या ये इनको इस चार्टर, यूएन चार्टर के अनुसार ऐसे लोग हैं। कितने देश हैं ऐसे जिनके अंदर ये लोग रहते हैं? 90 ऐसे देश हैं। कौन से देश हैं? अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के जंगल, हरी, और एशिया के महाद्वीप के लोग, यूरोप के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर ये 90 ऐसे देश हैं जिनके ये जो लोग हैं। और दुनिया के सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट इन द पुअर, थर्ड फॉर्म में पुअर जो लोग हैं, पुअरेस्ट जो पीपल है, वो जो जितने टोटल दुनिया के गरीब आदमी हैं उसका ये जो लोग हैं वो 15% लोग ये बनते हैं। यानी पूरे गरीबी की आबादी के, दुनिया के जितने गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों के 15% ये लोग हैं। और 15% ये लोग हैं, यानी टोटल ऑफ पॉपुलेशन गरीब लोगों की, ये जो इंडिजिनियस पर्सन है ये कितने लोग हैं? 15% लोग हैं। ये आबादी 15% लोगों की आबादी है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग इससे 7 गुना आबादी और है जो गरीब है पूरी दुनिया के अंदर, इससे भी ज़्यादा गरीब है। या हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 48 करोड़ इन लोगों को मान लिया जाए, 48 को अगर 8 से हम कर दें तो 8 5 40, इतने लोग जो है 5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं ये गरीबी। हो सकता है ये मेरा पैमाना गलत हो, यानी ये सीधा ये कि 476 मिलियन जो लोग हैं वो इंडिजिनियस पीपल कहलाएंगे, ये यूएन चार्टर। अब भारत के अंदर भी अगर इसको सही से लागू करते तो SC ST और OBC की जातियां इसके अंदर आती जो बहुत गरीब है, इससे भी कहीं ज़्यादा, जो यूएन चार्टर का स्केल है उससे भी जो गरीब लोग हैं उनकी इसमें गिनती आती। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों ऐसा हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? दुनिया के अंदर आप देखते हो तो इसकी है ना अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्र में जो ज़मीन खेती की जाती है, जिस ज़मीन पे उद्योग धंधे लगा दिए गए हैं, उसके अलावा जो ज़मीन है जो हमारे जीने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन और प्रकृति की नेचर है, गहना है ये ज़मीन, जंगल जो है, इन जंगलों पे ये लोग रहते हैं। ये गरीब पॉपुलेशन वहाँ ये लोग रहते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं। मैं नहीं कहता मैदानी इलाकों में रहते हैं, मैदानी इलाकों में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ये उस लोगों में, क्योंकि भारत में जिन लोगों को लिया गया, भारत में जो 8% लोगों को जो इसमें आबादी को लिया गया वो ST के लोगों को केवल इसमें लिया गया। ST के लोगों को ये माना गया कि ये इंडिजिनियस लोग हैं, तो इसलिए केवल हमारे लोग, बाकी जो शेड्यूल्ड कास्ट और OBC के लोगों ने भी ये मान लिया कि केवल उनकी सरदर्दी है, ये केवल उन लोगों की चर्चा है। अब इसमें अगर हम ही चर्चा करते हैं तो हमारे आदिवासी एक बहुत बड़े नेता, एक शूरवीर नेता पैदा हुए हैं। अगर इनकी चर्चा आएगी तो इनको ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ ऐसे लोग हुए हैं, ऐसी शख्सियत हुई हैं
जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। तो वो लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में। तो उन लोगों ने भी, पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो उसमें से एक हमारे और भी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर 1875 में एक हमारे शूरवीर योद्धा पैदा हुए जिसका नाम बिरसा मुंडे है। बिरसा मुंडे जो है ना, उनकी पढ़ाई लालन पोषण जो है जैसे घरों में हुआ, गरीब घर के तो थे ही, आदिवासी परिवार से थे, लेकिन गलती से वहाँ जर्मन मिशनरी लोगों का वहाँ एक स्कूल था। उस एरिए के मिशनरी लोग जो है, जर्मन मिशनरी लोग जो ईमानदार इस मामले में, उन्होंने ये देखा कि यहाँ इस एरिए को इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं जो गरीब ऐसे लोगों को विकास के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने माना और दुनिया के सब देशों में जो जितने भी थिंकर हुए हैं, जितने फिलोसफर हुए, उन्होंने माना कि शिक्षा है ना वो गहना है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, यानी जो शिक्षित होगा वो दाढ़ेगा। तो ज्यों ही एक युवा साथी है और वो नौजवान है जिसके 1875 में जिनका जन्म हुआ, स्कूल में जाने लगे। स्कूल में जाके उनको कुछ ज्ञान हुआ, कुछ फ्रांस के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, दुनिया की क्रांति के बारे में उनको पढ़ाया गया, बताया गया। तो उनको भी लगा कि हम भी लोग यहाँ जो गुलाम है, हमारी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और युवाओं को, अपने साथ पढ़ने वाले आदिवासी लोगों के बच्चों को उसने इकट्ठा करके आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन खड़ा करके 1895 में, यानी 1895 में उन्होंने एक लोकल टर्नआउट बिरसा मूवमेंट उन्होंने शुरू की। मुंडे आप कह सकते हो, मुंडे आंदोलन उसको आप कह सकते हो। और इवन देन उन्होंने कहा कि धरती फादर ऑफ अर्थ हैं। तो लोगों ने भी उनको ये कहा, जो आदिवासी लोगों ने कहा कि हमारे पितामह हैं, हमारे दादा है, हालांकि उम्र तो छोटी सी थी। तो कहे भी ये हमारे नेता है। तो कोई नेता ऐसा था ही नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं था इससे पहले। तो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। लगभग वो लड़ाई उन्होंने जो 1895 से लेके और लगभग 99 तक 5 साल वो लड़े। और 5 साल में क्यों उनको लड़ने के मजबूर होना पड़ा कि जहाँ वो जिस जगह वो रहते थे वहाँ पे जो है उद्योग धंधे का और की अलग अलग से ज़मीन एक्वायर करने शुरू कर दी। एक्वायर ज़मीन उद्योग धंधे लगाने के लिए मैदानी इलाके में और पहाड़ी इलाके में या सभी जगह ज़रूरत होती है तो ली भी जाती है, लेकिन उसके बदले में जैसे यहाँ किसानों की ज़मीन ली जाती है तो मार्केट रेट के हिसाब से कितना गुना ज़्यादा, 3 गुना 5 गुना 35 साल तक उनको मुआवजा देते हैं, बाद में भी उसको वो देते हैं। तो वहाँ कुछ नहीं दिया गया उनको, उनकी झोंपड़ियाँ उजाड़ दी गई, भगा दिया गया। तो उनको ये लगा ये गलत हुआ, तो वो इस बात के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। कुछ जो यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग जो थे, उद्योगपति थे, उनके मन में ये था कि ये तो वैसे ही खाना बदोश लोग हैं, ये यहाँ कैसे रह सकते हैं। तो उनको भगाने भगोने की उन्होंने कोशिश की, तो वो उसका जवाब देते। तो बिरसा मुंडे ने 5 साल एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया, एक ऐसी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उस लड़ाई के बलबूते पे और उनका एक पहचान हो गई रिवलरी के, एक क्रांतिकारी के तौर पे उनका पहचान मिली। और उसका इससे क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेज़ों को भड़काना शुरू कर दिया, ब्राह्मणवादियों ने, कि ये एक ऐसा लड़का है जो हमारा हर बात पे विरोध कर रहा है, हर काम के लिए विरोध करता है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए उनका जो आंदोलन था, उस आंदोलन को अंग्रेज़ों ने मान लिया कि ये तो एंटी ब्रिटिश आंदोलन है, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन है। और इनके इस तरीके से पेश भी ऐसे किया गया कि आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ, जबकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था। यूरोपियन लोगों को वो ठीक मानते थे बिरसा मुंडे। तो बिरसा मुंडे का वहाँ ये जब इन लोगों ने भड़काया तो अंग्रेज़ों के भी समझदार कुछ लोग नहीं थे और वो आमने सामने की लड़ाई वहाँ शुरू हुई। तो एक बार ऐसी स्टेज आ गई कि बिरसा मुंडे ने जो है 6000 लोगों को इकट्ठा करके, 6000 लोगों के एक ग्रुप तैयार करके और अलग अलग चोटी पे बिठा दिया। और जब वो उनको पता, अंग्रेज़ों को पता लगा कि भी ये इतना बड़ा इसने काम कर लिया है और इस तरीके से लोगों को जो है तैयार कर लिया है, तो अंग्रेज़ों को भी उनको बिरसा को एक बार पकड़ के अंदर कर दिया 95 में। और 95 में अंदर करने के बाद 2 साल की उनको सज़ा हुई। 2 साल की सज़ा के बाद 1897 में जो है वो जेल से बाहर आ गए। और जेल से बाहर आ गए तो फिर उन्होंने दोबारा से किया कि ऐसे 6000 लोगों का एक ग्रुप तैयार करके ट्राइबल छोटी छोटी टोलियां बना के अलग अलग पहाड़ियों पे उनको तैनात कर दिया।
और अंग्रेज़ों के लिए और अब और ज़्यादा चैलेंज था। तो अंग्रेज़ों ने करो और मरो की नीति के हिसाब से और जितने आदिवासी जो युवा उनके हाथ लगे उनको मारा कुछ और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। 300 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और जेल में ले जाके बिरसा मुंडा को इतनी यातनाएं दी जेलर ने उन लोगों ने। और वो जो है जो हमारे बिरसा मुंडे हमारे से सदा सदा के लिए जो 25 साल की उम्र में 9 जून ठीक 1900 में जो हमारे से एक आंदोलन संघर्ष करते हुए मनुवादी ताकतों के खिलाफ एक इम्पीरियल फोर्सेस या आप कह सकते हो साम्राज्यवादी लोगों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। तो ऐसे बिरसा मुंडे हमारे उसको मैं सलाम करता हूँ। इसी तरीके से एक और नाम आता है बीच में वीरप्पन का भी, वो भी इसी समाज से पैदा हुए। उनको भी ये लगा कि हमारे ज़मीन को किसी न किसी नाम से हड़प लिया जाता है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। तो बहुत से ऐसे, तो वीरप्पन के साथ भी ऐसे, वो भी युवा था और वो 23 दिसंबर 1994 से उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया। लगभग 20 साल तक वीरप्पन जो है वीरप्पन ने जो है केरला कर्नाटका तमिलनाडु और आंध्रा के बीच में एक जंगल है, काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, चंदन का एरिया है वो। तो वहाँ पे जो है वो वीरप्पन जो है 18 जनवरी 1952 को पैदा हुआ, नौजवान था और उसके ऊपर ये आरोप था कि 120 लोगों को उसने मारा है। किन लोगों को? पुलिस के लोगों को मारा है, जंगल और फॉरेस्ट के लोगों को उन्होंने मारा है और इन फार्मर को मारा है। और कहता है 2000 हाथियों का उसने स्मगलिंग की। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हाथी स्मगल करके वो कहाँ ले गए, लेकिन जैसे भी पुलिस की फाइल के जो रिपोर्ट है वो हैं, बता रही हैं। और ऐसे लगभग जो है उनके ऊपर ये आरोप था कि भी ये किसी को पकड़ के और किडनैपिंग कर लेते थे, ऐसा कुछ था। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि भी 1986 से लेके और 2004 में जो है उनके लगभग वो उनका ये पीरियड रहा। 2004 में जो उनको पकड़ के तमिलनाडु की एक स्पेशल फोर्सेस ग्रुप ने जो उनको वहीं पकड़ के उनका मर्डर कर दिया। तो ये इनकी कहानी रही है। तो वो वीरप्पन भी बिरसा मुंडे की तरह ही अपने इंडिजीनियस पीपल जो हमारे वहाँ के लोग, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोगों की लड़ाई लड़ते रहे थे। तो वहाँ का मनुवादी मीडिया, मनुवादी अधिकारी, मनुवादी लोग या मनुवादी सरकारें उनको एक खलनायक की भूमिका की तरह पेश किया। और जब कर्नाटका के, आंध्रा के लोगों से जब मैंने बात की, उन लोगों से इंटेलेक्चुअल से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा वीरप्पन वाज द ग्रेट रिवोल्यूशनरी। तो वो अगर वीरप्पन को बहुत बड़ा क्रांतिकारी मानते हैं तो मैं भी उनको सल्यूट करता हूँ कि वीरप्पन के बारे में जब तक जो मीडिया जो बताता था उसी पे जो रिपोर्ट हमारे पास होती थी तो वो रिपोर्ट कुछ और होती थी। हम यही मान लेते थे कि वीरप्पन ऐसा ही कर रहे होंगे, चंदन तस्कर होगा, ये सारी बातें। लेकिन अब अगर उनकी बात को पता लगता है जब वहाँ से कुछ आई हैं रिसोर्सेज से कि वो वीरप्पन ऐसा व्यक्ति नहीं था। उल्टा ये जो तस्कर लोग थे वहाँ से चंदन की तस्करी करके हज़ारों करोड़ रुपए की चोरी करते थे। तो उसने जंगल को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए पहले तो आंदोलन किया डेमोक्रेटिक वे से। जब ये लोग नहीं माने और उसको अलग अलग मुकदमों में फंसा दिया गया तो फिर उसको दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ी, दूसरे वो हथियार उठा के और जंगल में वो खड़े हो गए। मैं नहीं कहता ये कोई अच्छा तरीका था, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सरकारों ने उस वक्त ठीक से इसको देख लिया होता तो शायद ऐसी ना होती। इसी तरीके से एक और अब आप देख रहे हो जितना आदिवासी क्षेत्र है, चाहे छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है या बिहार का कुछ एरिया है, उसमें अब भी कुछ ऐसे रुक के BSF और उनके माओवादियों के बीच में छुटपुट घटनाएं होती रहती है। कभी वो उनको मार दी जाता है, कभी ये हमारे नौजवान बच्चे शहीद होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तरीका ठीक नहीं है ना, तो उनको मैं कह सकता वो ठीक है, लेकिन सरकारों को ये जो लोग आदिवासी लोग हैं इनके ज़मीन, उनका अधिकार है, उनका हक उनको मिलना चाहिए। और उनका हक अगर मिलेगा, जल जंगल और ज़मीन का अधिकार उनको जब हम दे देंगे तो इस टाइप के हालात कभी भी पैदा नहीं होंगे, ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। तो ये कि इसके लिए दोबारा से सोचने विचारने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये इस टाइप के ना, एक तो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहाँ इतना हज़ारों करोड़ रुपए साल को हम खर्च करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक वहाँ विकास की ज़रूरत तो है। जब
जो यूएन से इतनी बड़ी ग्रांट आती है, अगर उसका 50 पैसा भी हम उन पे खर्च कर दें तो हमें बीएसएफ को वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के बीच में जो जिनको अब माओवादी कह के जिनकी हत्या कर दी जाती है, इवन देन कोई बात अगर ठीक कोई करता है, डेमोक्रेटिक वे से कोई बात कहना चाहता है, तो ये तो आरएसएस की जो सरकारें हैं, जहाँ भी है, केंद्र में है, बाहर भी, तो वो तो उसको भी अर्बन माओइस्ट कहने लगे, अर्बन शहरी माओवादी। तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं है कि इन लोगों को एक तरीके से कि जब तक आप आदिवासी क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, आपने जो एक जाके वनवासी कल्याण आश्रम बना रखे है, वो जो तरीका तो ठीक नहीं है, वो तो आप उन लोगों को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं उससे। तो इसके हमारे जो लोग इसमें पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति के लोग हैं, वो आपकी संस्कृति के लोग नहीं हैं, वो ब्राह्मणवादी संस्कृति के लोग नहीं हैं। तो उनके अंदर जो आप ब्राह्मणवादी रंग चढ़ा रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है, उससे तो तुम्हें और ज़्यादा नुकसान होगा। आपने करके देख लिया, सलमा डूजम जो आपका रमन सरकार ने जो किया, उसका क्या रिजल्ट आपको मिला, आपको पता ही है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से उसको तो हथियार को या शार्प साइड को, शार्प वेपन को शार्प साइड से पकड़ने की होगा। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर लड़ाई किसी का संघर्ष कोई कर रहा है, कोई ऐसा ग्रुप लड़ रहा है, तो उनकी तय में हमें जाने की ज़रूरत है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी समस्या क्या है। समस्या, भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि हर कोई समस्या है उसका कारण है, और अगर समस्या है, कोई कारण है, दुख है, कोई कारण है, तो उसका निवारण भी है। तो मैं आज का फिर जो भली भांति सरकार है, इनको मेरा अनुरोध है या एक सलाह है, एडवाइस है कि आप इस समस्या को हल करें उन लोगों के साथ, हथियार से नहीं। इसका ना तो वो उनको मैं ये कहता कि आप हथियार से इसको हल कर सकते हैं, या ना बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस से इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। ये हमारे अपने देश के लोग हैं, विदेशी लोग नहीं हैं, इनके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है। इसलिए इनकी बात को सुने, उनके जो हक है ज़मीन का है, जैसे यहाँ किसानों की ज़मीन ली जाती है तो उसका बदले में उसको मुआवजा दिया जाता है, तो इसी तरीके से अगर आदिवासी एरिया में अगर कोई ज़मीन एक्वायर की जाती है तो उसका समुचित मुआवजा, जो मार्केट रेट का मुआवजा उनको देने का हक बनता है। अगर आपने पहले एक्वायर किया तो भी उसका हक दिया जा सकता है, उस मुआवजा दिया जा सकता है। तो ये गारंटी से, इस बात की 100% गारंटी है कि वहाँ इस टाइप के आंदोलन कोई खड़े ही नहीं हो पाएंगे, कोई लोग टिक ही नहीं पाएंगे इस टाइप का आंदोलन। वहाँ से उन क्षेत्र में आपके कोयले की खाने हैं, धनबाद एरिया, वो सारा एरिया, छत्तीसगढ़ में जितना कुछ अरबों रुपए के जो प्रॉपर्टी जो वहाँ से खानों से हम इसकी धरती की छाती को चीर के जो हम निकाल के लाते हैं, तो क्या उन लोगों का हक नहीं है? क्या इस देश के वो मालिक नहीं है? इस देश के मालिक हैं। इसलिए उन के अधिकारों की रक्षा जब तक आप नहीं करेंगे तो इन प्रॉब्लम से, इन समस्याओं से दो चार हमें होना पड़ेगा। तो फिर आज फिर एक बार फिर मैं अपने साथियों को आज के दिन की जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, या विश्व आदिवासी कह सकते हैं, या मूल निवासी कह सकते हैं, मूल निवासी दिवस की आप